नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे शिवानी जी द्वारा लिखित कहानी दादी। तो ये कहानी शुरू करते हैं। दादी के आने के साथ ही उनका जाना भी सदा जुड़ा रहता था और इसी अशुभ आशंका से नन्ही रंजना का चित्त एक बार फिर कांप उठा था। मम्मी और दादी के असंतोषजनक संबंध को वो छोटी होने पर भी खूब समझती थी। दादी के आते ही मम्मी का मूड बिगड़ जाता था। फिर आज तक दादी बहुत दिनों तक रही ही कब थी भला। जब भी दादी आती मम्मी डैडी बड़ी रात तक अंग्रेजी में लड़ते रहते और फिर स्कूल से लौटकर दोनों भाई बहन देखते दादी कहीं भी नहीं है। क्यों मम्मी, दादी चली गई क्या? दोनों तुनक कर एक ही प्रश्न पूछते। हाँ, चली गई, मम्मी ऐसे स्वरों में उत्तर देती कि दोनों साहब कर चुप हो जाते। इसी से आज रंजना विशेष रूप से दादी से लिपटकर अभयदान की याचना करने लगी। प्रॉमिस दादी, तुम इस बार भागोगी नहीं? दादी की कोटरग्रस्त आंखें स्नेहाश्रुओं से छलक उठी। ठीक ही तो कहते हैं गुणीजन, हंसिया अपनी ओर ही काटता है। हजार हो है तो दोनों उसी के रक्तमंजा मांस के टुकड़े। हाय मेरी लाडो, तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगी भला। आश्वस्त होकर हाथ का बस्ता हिलाते दोनों सीढ़ियां उतर गए। स्टेशन जाने से पहले बड़ी बहू जो डंक दे गई, उसकी पीड़ा की साल पौत्री के स्नेह ने सींच कर रख दी। बड़ी बहू के परिवार को लेकर वो पिछले शनिवार को छोटी के पास पहुंची थी। करती भी क्या, जोधपुर में मरे पाकिस्तानी बमोले से बरसने लगे थे। पुत्र ने ही जीतकर दोनों सास बहू और 3 बच्चों को छोटे भाई के परिवार के साथ रहने भेज दिया था। छोटे बहू के साथ रहना जानबूझकर ही मंगी निकलना है, ये सास भी जानती थी और बड़ी बहू भी। बहू की चिंता का समाधान उसने स्वयं ही कर दिया था। दूसरे तीसरे ही दिन वह मायके चली जाएगी। बड़े पुत्र की नौकरी साधारण थी, बहू साधारण थी और बच्चे भी साधारण। इसी से जिठानी का आक्रोश देवरानी पर ही उतरता। एक तो यह रक्त संबंधी कुछ ऐसा कठिन है, चाहे 2 सगी बहनें ही देवरानी जिठानी क्यों ना हो, उनकी मैत्री का क्रम जीवन भर हिंदी चीनी भाई भाई का निरर्थक नारा लगाता दम तोड़ ही देता है। फिर बड़ी बहू का पक्ष सबल भी था, सास को वही रखती थी। छोटी की गृहस्थी बैरा बटलर की थी। पति फौजी उच्च पदस्थ अफसर था। बच्चे अंडा खाकर स्कूल जाते थे। उनके जन्मदिनों को तिल दुग्ध की धार देकर नहीं, केक पर मोमबत्तियां जलाकर मनाया जाता था। अम्मा जी के चौके में सर्वदा 144 धारा लागू रहती थी। कोयले की लक्ष्मण रेखा खींचकर सास अपनी सीमा स्वयं निर्धारित कर लेती थी, पर निर्लज्ज बर्बर शत्रु की भांति छोटी बार बार उस सीमा का उल्लंघन जानबूझकर ही करती, खीस निपोड़ देती। हाय अम्मा जी, अब क्या होगा? चौका तो मुझसे छू गया। होता क्या, दूध दही में गूंधे आटे के नरम नरम पराठे से ममता तोड़ बिचारी सास के लिए आधे दर्जन केले या पाव भर सेव मंगा दिए जाते। बड़ी बहू के चौके में ऐसी सीमा उल्लंघन की घटनाएं बहुत कम होती थी। इसी से सास वहीं चली गई थी। पर देश की आकस्मिक स्थिति ने उन्हें फिर छोटी के द्वार पर ला पटका। इस बार स्थिति कुछ और डामाडोल थी। एक तो गृहस्वामी खास मोर्चे पर था, दूसरे गृह का भृत्य भी फौज में भर्ती होने चला गया था। संध्या के साथ ही अंधकार का तंबू तन जाता। उस पर कलेजा दहलेने वाला भोंपू टकराने लगता। कमरे में एक कोने पर शरणार्थी रूप में आए अपनी ठाकुर जी के भरे पूरे परिवार को रख अम्मा जी छोटी बहू से गंगा जल सहेजने के लिए बोतल मांगकर लौटी ही थी कि बड़ी बहू ने अग्निबाण कर मार दिया था। खूब चढ़ाने वाले ठेकेदार पिता की पुत्री थी। इसी से चौड़े मुख के विस्की की सुंदर बोतल को पहचान गई। क्या धरेंगी इसमें अम्मा जी? भेड़ी पुत्र वधू ने अपने 1.25 आंखों के कोण को सास के चेहरे पर टिका दिया। गंगा जल, अम्मा जी ने सरल उत्तर दिया था। ठीक ही तो है,
देवर जी की ही गंगाजल की शीशी दी है छोटी ने। खुखर कर पास खड़ी छोटी बहू की ओर देख मुंह में आंचल ठूंसती बिस्तर बंद बांधने लगी थी। चाहती तो छोटी वहीं पर जिठानी के गंगाजल सेवी पितामह का विधिवत पिंडदान कर सकती थी, पर आज जा रही थी 1.5 अक्खी। बड़े साहब को कोई क्यों कोचे, अकेली अम्मा जी रह जाएंगी। उनके आने से इधर सुविधा ही हो गई थी। क्लब जाना होता नहीं था। संध्या को सास सब्जियां बना देती थी। दोनों बच्चे भी कभी कभी दादी के साथ ही खा लेते। उसको रात का खाना वैसे भी कहाँ पचता था। किसी दिन मन करता तो गैस के चूल्हे पर चाल फूल के सेक लेती, पर इधर पति का जन्मदिन था। प्रतिवर्ष दोनों इस जन्मदिन के महोत्सव रूप में मनाते चले आए थे। फौजी क्लब में ठाठ-दाठ डिनर देते थे लेफ्टिनेंट कर्नल शर्मा। चीज़, मैक्रोनी, मुर्गदान और टर्की जैसे अलभ्य खाद्य सामग्रियों से मेज़ भर देती थी छोटी। आज वही पति मोर्चे पर बरोर शत्रु का सामना कर रहे हैं। न भूख, न प्यास, न रात की नींद, न सपने। डार्लिंग, शत्रु को खदेड़ने के संकल्प में तुम्हारा सुंदर चेहरा भी भूलता जा रहा हूँ, उसने मोर्चे से लिखा था। पर नहीं, जन्मदिन अवश्य मनाएगी। संध्या को उसने अपने फौजी बिरादरी की कुछ सखियों को बुलाया था। मिसेस दामले, कर्नल दामले की पत्नी, ब्रिगेडियर नंदा के तीसरी पक्ष की अल्हड़ नवविवाहिता, लेफ्टिनेंट कर्नल कपूर की दम्भी अर्धांगिनी सबको फ़ोन कर चुकी थी। साधारण खाना होगा भाई, इस मनहूसी में क्या आडंबर शोभा देगा। उसने हंस हंस कर सबको थोड़ा बहुत आगाह भी कर दिया था। एक तो नौकर नहीं था, उस पर बत्ती का अंकुश। अम्मा जी गजब कराता और नौरतन की चटनी बनाती थी, पर कहे किस मुँह से। उनका प्रदोष का व्रत था, उस पर मुँहजली रंजना के लिए गुड़िया बना रही थी। जितना समय चीथोड़ की गुड़िया में बर्बाद कर रही थी, उतनी देर में कितनी सब्जियां, रायता, चटनी बना सकती थी। पर ये भी रंजना के पेट में भी तो 20 उत्पातों के जोंक कुलबुलाते रहते हैं। एक बड़ी सी चलने फिरने वाली गुड़िया के अभी अभी उसके पिता ने उसे वियतनाम से ला दी थी। सुनहरे बाल हिला हिला कर वो मम्मी भी पुकारती थी, पर यही तो वह नहीं समझती थी। रंजना को यह गुड़िया पहले खूब अच्छी लगती थी। उसने उसे चूम चूम कर इतना गीला कर दिया था कि मम्मी ने उठाकर ताक पर रख दी थी। ऐसी भी क्या गुड़िया जिससे खेल भी नहीं सको। उसके आया कि बिटिया रहीमन अपनी महाकर्तव्य नकटी गुड़िया की नुची नाक में पीतल की बाली पहना 3 बार ब्याह कर चुकी थी। ऐसे ही नम्र आज्ञाकारिणी गुड़िया चाहती थी रंजना। पिछले 3 घंटों से उसकी दादी उसकी गुड़िया के प्रसव वेदना से छटपटा रही थी। सफ़ेद लट्ठे के कलेवर में कठपुतली सी 2 विस्फारित कर्णचुंबी नयनों की सृष्टि हो चुकी थी। नाक को सफ़ेद डोरे की घनी परतों से पुष्ट कर दिया गया था। होठों के लिए मम्मी से लाल डोरा मांगने गई तो वह सब्जी छौंकने में हाथ जला चुकी थी। पुत्री की मांग सुनकर बौखला गई। मर जा छोकरी, न जाने कहाँ से आ जाती है। हाथ जला दिया। रंजना सहम कर लौट आई। मम्मी का हाथ उसके जाने के पहले ही जल चुका था और वह उसे फूंक रही थी, पर क्या कहती। झटपट उसने अपने नए बैंजनी फ्रॉक की तुरपन का रेशमी धागा निकाल लिया और भागकर दादी के पास खड़ी हो गई। लो दादी, बैंजनी होठ बना दो। मम्मी भी तो कभी कभी बैंजनी लिपस्टिक लगाती है ना रे संजय। उसका जुड़वा भाई बहन के किसी भी मत का खंडन करने का कभी दुस्साहस नहीं करता था। उसने हंडा सा सिर हिला दिया। चश्मा लगाए दादी नवजात गुड़िया के भावी विवाह का आयोजन बनाती, पौत्र पौत्री के लिए कल्पना के स्वर्गीय कक्ष का द्वार खोलती जा रही थी। 4 गज किनारी गोटा, आधा गज पीला और आधा गज लाल रेशम गुब्बारे वाले पट्टे पर चिपकाए रंग के गहनों की पट्टी बेचता हैगा। 10-10 पैसे में छोटी छोटी पूड़ियाँ मैं उतार दूंगी। दोनों बच्चों की आंखें दादी को निगलती जा रही थी। दादी पर ब्याह किससे करेंगे दादी? इस ओर तो किसी का ध्यान ही नहीं किया। यही तो मुख्य समस्या थी। आसपास के समृद्ध गृहों के बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते थे। वहाँ पीतल की नथ लटकाए रौंग के आभूषणों से लदी इस सर्वथा भारतीय परिवेश में पली गुड़िया के लिए वर कहाँ जुटेगा? अंत में यही स्थिर हुआ कि दादी ही गुड्डे की सृष्टि कर पड़ोस में भिजवा दें।
उधर अनाड़ी गृहलक्ष्मी चौके के मोर्चे पर संडसी और चिमटे से जूझ रही थी। आज तक जब भी इस गृह में दावतें हुई, गृहिणी सर्वथा आँच से खींची खींची रही। इसी से आज आँच ने भी प्रतिशोध ले लिया। बिना किसी पूर्व सूचना के ही फड़फड़ाकर गैस की लौ ने दम तोड़ दिया। टेलीफोन बिगड़ा धड़ा था। पत्थर की अंगीठी उसके बाप दादों ने भी कभी नहीं सुलगाई थी। कुछ भी तो नहीं बना था। इतने ही में न जाने कहाँ से स्वयं बृहस्पति देवता उसके सम्मुख हंसते खड़े हो गए। बीबी जी नौकर रखेंगी सरकार। छोटी ऐसे चौंकी कि छुरी हाथ से गिर पड़ी। उससे आंखें मिलते ही उस अपरिचित व्यक्ति ने अपना प्रश्न फिर से दोहराया और नम्रता से हाथ बांधे दूरा हो गया। कैसा सुदर्शन चेहरा था, एकदम बड़े घर का कोई लाडला जैसे रूठकर चला आया हो। खाना बनाना जानते हो? छोटी ने तटस्थ होकर पहले अपने प्रश्न का तमंचा दागा। ग्रैंड का हेड सिर्फ रह चुका हूँ सरकार। साइकिल चला सकते हो? बच्चों को स्कूल पहुँचाना होगा। मोटर भी चला सकता हूँ मेम साहब। मैकेनिक भी रह चुका हूँ। वहाँ सा और उसके स्वस्थ दांतों की उजली मुस्कान ने छोटी का दिल जीत लिया। जात क्या है जी तुम्हारी और नाम? छोटी ने जानबूझकर यह प्रश्न पूछा क्योंकि सास न जाने कब उसके पीछे आकर खड़ी हो गई थी। उस सुदर्शन युवक ने हंसकर अपने झोले से कागजों का एक मुड़ा पुलिंदा निकाल उसकी ओर बढ़ा दिया। विभिन्न सर्टिफिकेटों में स्पष्ट टाइप के अक्षरों में भोलानाथ त्रिवेदी के एक कार्यपटु होने की मुक्त कंठ से प्रशंसा की गई थी। कान्यकुब्ज ब्राह्मण, साथ ही ऐसा हंसमुख। अपने कुल के ब्रह्मास्त्र से भोला ने अम्मा जी को भी धराशायी कर दिया। झट भोला को नियुक्ति पत्र मिल गया। ऐसे हीरे के टुकड़े को हाथ से जाने दे ऐसी मूर्खा नहीं थी छोटी। आसपास कई प्रतिवेशिनियों के वृत्तहीन जीवन के दारुण संघर्ष से वह अनभिज्ञ नहीं थी। मुँह मांगी तनख्वाह पर उनमें से कोई भी भोला को रख लेती। 20 रुपये खुराकी पर भोला ने पिछवाड़े के सागर पेशे में अपना डेरा डाल लिया। दोनों बच्चे भोला को देखते ही लट्टू हो गए थे। कैसा अंग्रेज सा गोरा था। मूंछों के बाल कैसे थे, एकदम सोने के सितार। हंसी को गले ही में ऐसे घुटकर हंसता था, दोनों कंजी आंखें मूंझ जाती थी। उस पर बढ़िया गोश्त बनाता था। 8 दिन में भोला ने घर की गृहिणी और बच्चों को मोह लिया। एक अम्मा जी पर उसका जादू नहीं चल पाया। मरा कंजा। कैसा है बहू, कैसी बिल्ले सी आंखें हैं, वह कहती तो छोटी टोक देती। आप भी तो कैसी बातें करती हैं अम्मा जी, आंखों से हमें क्या लेना देना, हाथों में तो गजब की फुर्ती है। एकदम हंसता रहता है हर समय। एक बिशन सिंह था मुआ, 1-2 ही मेहमान आ गए तो मुंह फुलाकर कुप्पा। यहाँ आजकल घर दिन रात होटल बना रहता है। अम्मा जी ने बहू का प्रच्छन्न व्यंग समझ लिया। इधर लगातार उसके भांजे भतीजे उसकी कुशल मंगल पूछने चले आ रहे थे। इसी से गृह को होटल के विशेषण से विभूषित किया गया था। इतनी सीख हमारी गांठ बांध लो बहू, नौकर हो या मारी, अगर काम में तेज है तो मालकिन को चूना लगाने में भी तेज होंगे। नौकर तो मूर्ख ही रहना चाहिए बेटी। पर छोटी बहू के नक्कार खाने में अम्मा जी की तूती का स्वर शून्य में विलीन होकर रह गया। संजय तो भोला का अनन्य भक्त था। ही इज ए टेरिफिक शॉट मम्मी। हवा में नया पैसा उछालकर मेरी ईयरगन से छेद देता है। गजब का निशाना है। संजय की आंखें प्रशंसा से चमकने लगती। रेडियो से खबरें आती तो भोला खरगोश सा चौकन्ना हो जाता। हमारी फौज पाकिस्तानियों को पटापट पटक रही है। लाहौर का हवाई अड्डा भी हमने ले लिया। नन्हा संजय जोश में आकर हवा में मुट्ठियां चलाने लगता। भोला की चिंतातुर मुद्रा देखकर छोटी का हृदय गर्व से भर उठता। कैसा जागरूक नागरिक है। हर बुलेटिन सुनने तवे से रोटी छोड़ भाग आता है। रात को नित्य भोला घूमने जाता था। इसी बात को लेकर अम्मा जी ने छोटी को एक दिन झाड़ दिया। क्यों रे बहू, ये निगोड़ा रात को जाता कहाँ है? जब तू तनख्वाह देती है तो कुछ कहा कर, गृहस्थ का घर है, न जाने कब कौन सी जरूरत आ पड़े। पर छोटी ने कुछ नहीं कहा। असल में वो दूध की जली थी, इसी से मट्ठा भी फूंक फूंक कर पीती थी। पिछले नौकर बिशन सिंह ने एक बार रात को सिनेमा न जाने को कहने पर त्यागपत्र दे दिया था, कहीं भूला भी न चल दे।
पर काम तो कर जाता है अम्मा जी, चाहे जहाँ जाए, मेरा क्या। कहने को तो कह गई, पर मन ही मन उसे चिंता का घून लग गया था। एक दिन भोला उलझे ऊन के गोले की भांति नित्य अधिक से अधिक उलझता जा रहा था। रात का खाना निपटाकर वो बड़ी हड़बड़ी में एक झोला लेकर निकल गया था। आधी रात को गुसल खाने जा रही थी तो देखा चोर की भांति भोला दबे पैर अपने सागर पेशे की ओर जा रहा था। साथ में बड़ी बड़ी मूंछों वाला फिल्मी खलनायक सा एक महाकुत्सित व्यक्ति भी था। अब क्या करे? क्या अम्मा जी को बता दे और कहीं पूछने पर कोई निरीह आत्मीय निकला तो? अच्छा भला नौकर भी हाथ से चला जाएगा। दूसरे दिन हंसता मुस्कुराता भोला चाय लेकर आया तो कुछ नहीं पूछ सकी। कल एक दोस्त के साथ पिक्चर देखने चला गया था मेम साहब, इसी से उठने में देर हो गई। उसने अपने दंत मंजन के विज्ञापन किसी उजली मुस्कान का दर्पण चमकाया। ऐसी नम्रता की बाढ़ में भला किसका क्रोध न बह जाता। ठीक है भोला, तुम चटपट अम्मा जी को कलई के गिलास में चाय दे आओ, आज उनकी एकादशी है। अभी लीजिए सरकार। भोला हवा में खुशनुमा झोंके की भांति आकर चला गया। पहले अम्मा जी किसी भी तरह उस नए नौकर के हाथ से चाय पीने को राजी नहीं हुई थी, पर बहू ने बार बार उनके कान निकुब्ज होने की पुष्टि की तो उन्हें मानना ही पड़ा। पर उसी एकादशी को उस नवीन ब्राह्मण का ब्रह्मतेज स्वयं ही फीका पड़ गया। शेर की खाल के नीचे गीदड़ का सिर बुरी तरह झांकने लगा। मम्मी मम्मी, भोला नमाज पढ़ता है, नमाज। दोनों बच्चे गिरते पड़ते उससे लिपट गए। क्या? छोटी जैसे आसमान से गिर पड़ी। हाँ मम्मी सच, आज हम दोनों ने सोचा छिप कर देखेंगे कि यह रोज कमरा बंद कर क्या करता है। हमने देखा नमाज पढ़ रहा है। मम्मी जल्दी चलिए, पूरे कमरे में नक्शे फैले हैं, एक मूंछ वाला आदमी भी है। बच्चे उसे खींच ले गए। खिड़की की दराज से उसने झांका। दोनों नमाज पढ़ चुके थे और जमीन पर फैले एक नक्शे को बड़े गौर से देख फुसफुसा रहे थे। छोटी ने पलक झपकाते ही स्थिति भांप ली। चट से सांकल चढ़ाकर जोर से चीखी, चोर चोर, पकड़ लो इन्हें, भागने न पाए। देखते ही अड़ोस पड़ोस की भीड़ जुट गई। कोई कहता कर्नल साहब के बंगले में 2 बुरके वालियां पकड़ी गई हैं, कोई कहता 20 है 20। द्वार खुलते ही भीड़ उन दोनों के वायरलेस और नक्शे देखकर बौखला गई। कई सम्मिलित लात घूसों ने कानुकुच ब्राह्मण और उसके मुछंदर साथी से असली जात उगलवाकर धर दी। हमीद और लतीफ थे दोनों। पिछले कई दिनों से पुलों के नक्शे उतार रहे थे, छतरियों से उतरे थे। मेरे यारो, अब उतार लो ससुरों के नक्शे और लटका दो उल्टा इन्हीं छतरियों पर। एक मोटे से सरदार ने अपने रसिक प्रस्ताव के साथ ही लाठी घुमाई और बड़े तनाव से आगे बढ़ गया। भीड़ शाम कर पीछे हट गई। लस्सी की दुकान वाले सरदार को सब जानते थे। कुछ ही दिन पहले उसका इकलौता जवान बेटा अमृतसर की निर्मम बमबारी में मारा गया था। घर बैठे ही वाहे गुरु ने प्रसाद भेज दिया। आज इन्हीं की कलीजी से रोटियां खाऊंगा। वो विभत्स हंसी हंसा और हवा में लाठी घुमाने लगा। ना बेटा ना, न जाने कहाँ से भीड़ चिढ़कर बूढ़ी दादी ने सरदार की क्रोध से थरथराती बाहों को थाम लिया। इन्हें मारकर क्या तेरा बेटा लौट आएगा? ना लौटे मेरा कलेजा तो ठंडा होगा। सरदार की आंखें आग उगल रही थी। छोड़ दे मुझे अम्मा, आज इन सालों को भेजा तोड़कर रहूंगा। पर दादी हमीद और लतीफ़ के बीच अडिग भव्य देवी की मूर्ति से होकर रह गई। कहीं से खबर पाकर पुलिस की गाड़ी भी आ गई थी। आते ही पुलिस ने घेरा डाल लिया था। भीड़ में आलोचना का स्वर बुलंद होता जा रहा था। न जाने कहाँ से आ गई बुढ़िया, नहीं तो यार आज मजा आ जाता। और क्या, पटापट खोपड़िया खोलकर रख देता सरकार। हम दोनों पाकिस्तान में उतरते, पकड़े जाते तो क्या वहाँ की भीड़ हमें छोड़ देती? अजी हमारी बोटियाँ कुत्ते को खिला दी जाती, कुत्तों को। यही तो हमारी कमजोरी है, मरना जानते हैं पर मारना नहीं। पुलिस दोनों को पकड़ कर ले गई। धीरे धीरे भीड़ स्वयं ही छट गई। सास और बच्चों के साथ छोटी भी अपने बंगले में लौट आई। उत्तेजना से उसकी देह अभी भी कांप रही थी।
इतने दिन सांप को मैंने आस्तीन में रखा, अम्मा जी कहीं डस लेता तो। उसकी सहमी आंखों में आंसू भर गए। दादी ने हृदय ने से उस सांप को क्षमा कर दिया था, पर संस्कारों ने अभी भी घुटने नहीं टेके थे। एक लंबी सांस खींचकर वो सोफे पर लुढ़क पड़ी। मुझे तो डस ही गया बहू। पितृपक्ष की एकादशी के दिन मुआ गिलास पर चाय पिला तार कर गया मेरे पुरखों को। अब आज की रात की गाड़ी से काशी चल दूंगी। झरझर कर उनकी आंखें बरस पड़ी। नहीं दादी नहीं, मेरी गुड़िया के लिए गुड्डा कौन बनाएगा। रंजना दादी से लिपट गई, पर नन्ही पौत्री के दुलार भरे बेड़ी के बंधन भी उन्हें नहीं रोक पाए। नहीं लाडू, मुझे आज ही काशी जाकर प्रायश्चित करना होगा और रात की गाड़ी से दादी रंजना की गुड़िया को चिर स्वयंवरा छोड़ पुण्य सलीला भागीरथी में तिलपात्र गोदान के साथ 120 डुबकियां लगाने का पावन संकल्प कर काशी चली गई। कहानी समाप्त। कहानी सुनने और अपना कीमती समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।